सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का सिलेक्शन आपकी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी भी जिम्मेदारी है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए बेस्ट 30 मिनट्स जो हम लोगों ने वीडियो प्रोवाइड की, आप लोगों का प्यार बहुत मिला। उसके अलावा आप लोगों के लिए डेडिकेटेड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल की क्लासेस भी आपको दी, वो भी आप लोगों को बहुत फायदा दिया। जैसे कि आप लोगों ने देखा है, सिलेक्शन फेज 13 के एग्जाम्स हुए, स्टेनो के एग्जाम्स हुए, इनके अंदर कुछ एसएससी ने अब अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस के पूछने का लेवल बदला है। हालांकि लेवल में कुछ नया नहीं है, ये चीजें हम आप लोगों को बेसिक्स में कराते हैं, जिसमें फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के बारे में आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये पूरा डेडिकेटेड लेक्चर हम क्लॉजेस पर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक आप लोगों को पूरी डिटेल में इंग्लिश एक्यूमेन चैप्टर 28 में भी दिया गया है। तो जिनके पास बुक है वहां से भी वो बच्चे खूबसूरती से इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं क्लॉजेस की इस पूरी कहानी को। तो मेरे बच्चों बिल्कुल ध्यान से इस क्लास को आखिर तक देखिएगा। ये आपके बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग जो एसएससी ने चेंजेस किए हैं, उन सभी के सभी सवालों का जवाब देने के लिए आप लोगों को ताकतवर बनाएगा। दूसरी चीज, क्लॉजेस कोई अलग से नया टॉपिक नहीं है, हम इसे अपनी बेसिक क्लासेस के अंदर बिल्कुल डिटेल में समझते हैं, लेकिन ये क्लास भी आप लोगों को बहुत बेनिफिट देगी क्योंकि यहाँ बात थोड़ी और गहराई से हम करेंगे। तो मेरे बच्चों चलिए क्लॉजेस के बारे में थोड़ा सा समझना शुरू करते हैं। क्लॉजेस को समझने से पहले हम लोगों को समझना होगा सबसे पहले वर्ड क्या कहलाता है। वर्ड को हम हिंदी में कहते हैं मेरे बच्चों शब्द। जब शब्द के बारे में हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर शब्द अपने आप में अ मीनिंगफुल यूनिट होती है। क्या होती है मेरे बच्चे? अ मीनिंगफुल यूनिट होती है। किसकी? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, यानी कि अक्षरों को आपस में इस तरीके से मिलाया जाए ताकि वो मीनिंगफुल तरीके से कोई भाव को व्यक्त कर सकें। अब मेरे बच्चे देखो, यहां पर मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, इस यूनिट का मतलब तो हमें समझ आ ही गया है। इसी की वजह से हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम जानते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में संख्या में कितने होते हैं मुझे जरूर बताइएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं मेरे बच्चों? पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए इन छोटे छोटे टुकड़ों का हम प्रयोग करते हैं, इनके बगैर वाक्य बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है बच्चे। जब वर्ड्स को आपस में एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट करते हैं तो एक प्यारी सी चीज आती है फ्रेज। फ्रेज को हम हिंदी में कहते हैं मेरे बच्चों पद। ठीक है ना जी। अब जब फ्रेज की हम बात कर रहे होते हैं तो ये अपने आप में कहलाता क्या चीज है? आप कहेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह। और उसके बाद आप क्या कहेंगे? विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग, है ना। यानी कि इसके अंदर पूरा अर्थ नहीं होता, आधे अधूरे अर्थ के आधार पर, आधे अधूरे अर्थ के आधार पर शब्दों का एक ग्रुप होता है। ठीक है जी। जब हम फ्रेज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो फ्रेज की एक सबसे बड़ी कमी क्या होती है? इट डज नॉट हैव इट्स मेन वर्ब। इट डज नॉट हैव इट्स मेन वर्ब। ठीक है ना। इसके अंदर अपनी मेन वर्ब नहीं होती है। ठीक है जी। अब अगर मेन वर्ब की हम बात करें तो मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब कहलाती है वर्ब का वो रूप जो टेंस के अकॉर्डिंग यूज होती है। समझ रहे? अगर वर्ब का ये रूप टेंस के अकॉर्डिंग इसके अंदर है ही नहीं तो ये अपने आप में फ्रेज बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आप सभी के सामने कहता हूं, मैंने कहा द बुक इन द बैग। ठीक है मेरे बच्चों। अब यहां पर हमारे सामने ये क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर द बुक इन द बैग। सर यहां आधा अधूरा अर्थ है। ठीक है ना। किताब बैग में। दूसरी बात क्या, इसके अंदर सर मेन वर्ब है ही नहीं। तो जब तक इसके अंदर मेन वर्ब नहीं है तब तक ये अपने आप में फ्रेज है। ठीक है बच्चे। अब फ्रेज से रिलेटेड भी सवाल आप लोगों से पूछा है कि फ्रेज कितनी तरह के होते हैं। तो मेरे बच्चों फ्रेजेस के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो फ्रेजेस अपने आप में मुख्यतः 3 तरह के होते हैं, जिसमें हम एक कहते हैं नाउन फ्रेज, एक हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज, एक जिसे हम कहते हैं एडवर्ब फ्रेज। अगर हम इसको और बड़े लेवल पर लेकर जाएं तो ये अपने आप में प्रेपोजिशनल फ्रेज, वर्ब फ्रेज, इंफिनिटिव फ्रेज और बहुत सारे पार्टिसिपल फ्रेज अलग अलग कैटेगरीज में भी बढ़ते हैं। तो इसके बारे में हम अलग से चर्चा आप लोगों के साथ करेंगे, अभी यहां हमें परेशान नहीं होना। अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। जब हम फ्रेज के बारे में समझ लेते हैं तो ये अपने आप में एक नाउन फ्रेज है। बताया किसके बारे में जा रहा है? इस बुक के बारे में, यानी कि यही है वो नाउन जिसके बारे में सारी की सारी जानकारी को जोड़ा गया है। तो ये कहलाता है हमारा नाउन फ्रेज। ठीक है ना। चर्चा करेंगे इसके बारे में एक अलग क्लास में, अभी हम पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो मेरे बच्चों जैसे हमने यहां पर पढ़ा फ्रेज, अब अगर फ्रेज को मीनिंगफुल तरीके से बना दिया जाए
तो आपके दिल में आती है कि सर ये बात बन गई हमारे लिए वाक्य। बोलो हाँ। अब अगर वाक्य को डिफाइन करने की हम कोशिश करें मेरे बच्चा, तो वाक्य अपने आप में 3 हिस्सों में बंटाता है अपनी परिभाषा को। 3 हिस्सों में इसको आप बांटकर समझेंगे, आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। पहली बात तो समझ में आया कि सर इसके अंदर भी शब्द हमने देखने होते हैं कि शब्द ग्रुप किए जाते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके अंदर निकलना चाहिए अ कंप्लीट मीनिंग। क्या निकलना चाहिए मेरे भाई, इसके अंदर निकलना चाहिए कंप्लीट मीनिंग। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके अंदर एक पूरा अर्थ निकल कर आना चाहिए। दूसरी चीज हमें समझ में क्या आती है, इसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों की व्यवस्था इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। शब्दों की व्यवस्था को ही हम लोग कहने की कोशिश क्या करते हैं मेरे बच्चे, स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर को ही अगर हम कहें तो इसी स्ट्रक्चर का ही नाम है मेरे भाई सिंटैक्स। ठीक है ना जी। और जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सिंटैक्स की बात करते हैं, तो इसी के अंदर जो व्यवस्था होती है मेरे बच्चों, सब्जेक्ट के साथ हमें लिखी हुई चाहिए वर्ब, और वर्ब के साथ अपना या तो हमें ऑब्जेक्ट लिखा चाहिए या फिर सब्जेक्ट की जानकारी को पूरा करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहां पर ये भी आपको समझ के चलना है, ये जो वर्ब लिखी है ना, ये वर्ब अपने साथ या तो हेल्पिंग वर्ब लेकर चले, नहीं तो मेन वर्ब तो इसको कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना जी, मेन वर्ब इसके साथ कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। अब अगर मैं आप लोगों को यही बात फिर से कहता हूं, मैं अगर यही बात आपको कहता हूं द बुक, और उसके बाद मैंने आपके सामने लिखा इन द बैग, ठीक है, तो आप कहोगे सर ये बात तो अधूरी रह गई। बोलो हाँ। जैसे ही मैंने आप लोगों के सामने द बुक इन द बैग के ठीक बीच एक मेन वर्ब को लाकर टिका दिया इज, तो आप कहोगे अरे सर 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 वाक्य बन गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ही नहीं है, द बुक इज इन द बैग, अभी अपने आप में वाक्य पूरा बन गया, इसका अर्थ भी समझ आ गया, मजा आ गया गुरुजी। बोलो हाँ। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं मेरे नन्हे बच्चों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या यहां पर इस बुक की जगह क्या मैं यहां पर बुकिश का यूज कर सकता हूं, सोचो और बताओ, क्या मैं यहां बुक की जगह बुकिश यूज कर सकता हूं? आपका माथा ठनक जाएगा, ये गड़बड़ करता है, गद्दारी कोरबे, ये नहीं चलबे, है ना। तो आप कहेंगे नहीं सर ये वाली बात नहीं चल पाएगी। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं क्यों नहीं चल पाएगी, तो आपका मन मायूस हो जाएगा, सर देखो पता तो नहीं लेकिन जच नहीं रहा, मैंने इस वाक्य को पढ़ा, मेरे को जच नहीं रहा, मेरे को नहीं लग रहा, फील आ रहा है। तो ये फील नहीं क्यों आया? आप कहेंगे सर यहां पर इसका अपना अलग व्यवहार है, शब्द का यहां इसका अलग व्यवहार है, और इसी चीज को हम कहते हैं क्या चीज सर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना मेरे भाई। तो सेंटेंस को जब भी हम बनाने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है क्या, करेक्ट यूसेज किस चीज का, ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है मेरे भाई। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगर सही तरह से यूज नहीं होगा तो कोई भी जो सेंटेंस है ना, कोई भी जो वाक्य है, अपना अर्थ डैमेज कर जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? बात को थोड़ा एनालिटिकल लेवल पर लेकर चलते हैं। यहां पर हमने सबसे पहले क्या लिखा, द, उसके बाद लिखा है क्या, बुक या बुकिश, ऑब्जर्व करते हैं। आगे लिखा है इज इन द बैग। अब मेरे बच्चे इसको थोड़ा सा तोड़कर समझते हैं, ब्रेक करते हैं। हमारे सामने ये द अपने आप में आर्टिकल डिटरमिनर है। बोलो हाँ। इसका जब भी हम प्रयोग करते हैं किसके साथ प्रयोग करते हैं, नाउन के साथ प्रयोग करते हैं। आगे ये हमारे सामने लिखी हुई है हमारी मेन वर्ब, जिसका नाम है क्या चीज, लिंकिंग वर्ब। क्या है मेरे नन्हे बच्चों, इसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक है ना। ये इस लिखे हुए नाउन यानी कि इस लिखी हुई वर्ब से पहले, ये जो भी नाउन लिखा हुआ है, नेचुरल सी बात है, वर्ब से पहले जो लिखा गया है वो अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है। बोलो हाँ। ठीक है मेरे भाई। अब जब आप इस सब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो तो सब्जेक्ट की जगह हम नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं, नाउन का काम चलाने वाले दूसरे शब्द भी हो सकते हैं। ठीक है भाई। तो यानी कि ये नाउन है और सब्जेक्ट की जगह काम कर रहा है। ठीक है भाई। इसी लिखे हुए नाउन के बारे में क्या बताया गया कि सर बुक कहाँ है, आप कहेंगे सर बैग में है, तो ये अपने आप में इसी का क्या होगा, सब्जेक्ट की जानकारी देने वाला। इसी को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। मेरे भाई कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग को ध्यान रखना। अब आपका जन्मदिन पर आपके दोस्त ने आपको फोन करके, आओ भाई तेरा बर्थडे, तेरा बर्थडे, तेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, इस चक्कर में बेहोश मत हो जाना।
ठीक है ना, क्योंकि वो आपको कॉम्प्लीमेंट जो दे रहा है उसमें यहाँ पर आई आता है, और उसको हम कॉम्प्लीमेंट नहीं कहते, कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं, बधाइयां जिसे आप कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चा, यहाँ कंप्लीट करने का भाव है कॉम्प्लीमेंट, किसकी जानकारी को कंप्लीट कर रहा है, इस लिखे हुए सब्जेक्ट, तो मेरे बच्चा नाउन की फॉर्म आएगी। इसी वजह से यहाँ पर हम लोगों ने बुक को लिखा हुआ देखा, बोलो हाँ। अब इसी के पीछे अगर हम समझेंगे तो थोड़ी सी वोकैबुलरीज की आपको यहाँ जरूरत पड़ेगी। अगर हम किसी भी नाउन के साथ अगर किसी भी नाउन के साथ ISH सफिक्स जोड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव बनता है, तो इसी वजह से यहां पर हम इस बुकिश का यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा दूर लेकर चला गया आप लोगों को। बात कहां थी, कोई भी वाक्य अगर आपको बनाना है तो उसका पूरा अर्थ होना चाहिए, उसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए, शब्द व्यवस्था होनी चाहिए, और शब्द की जब व्यवस्था करें तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल सटीक होना चाहिए। यहां तक की बात समझ गए, मैं उम्मीद करता हूं मजा आ रहा है। अब मेरे बच्चे इस सेंटेंस यानी कि वाक्य से जब हम एक कदम आगे चलते हैं तब हमारे सामने आती है एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज जिसे हम कहते हैं क्लॉज। हिंदी में कहते हैं मेरे बच्चे उपवाक्य। ठीक है ना, और कुछ किताबों में अगर आप ध्यान से देखेंगे हिंदी में तो इसे खंड भी कह दिया जाता है, पर इतना ज्यादा दूर हमें नहीं जाना, अपन को उतनी बात से ही चीजों को समझना जो आसानी से हमारे पेपर को क्रैक करा दे। मेरे बच्चों, जब हम इस क्लॉज की बात करते हैं ना तो क्लॉज अपने आप में सेंटेंस परिवार का ही एक हिस्सा होता है ना, यानी कि जब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो इसके पास अपना एक तो सब्जेक्ट होता है मेरे भाई, ठीक है ना जी, और इसी के साथ अपनी एक मेन वर्ब होती है, समझ रहे हैं। अब सारी जो लड़ाई है ना मेरे भाई, लड़ाई है इसके अर्थ को लेकर, सारी की सारी जो लड़ाई है ना वो इसके अर्थ को लेकर है। किसको लेकर है भाई साहब, अर्थ को लेकर है। अर्थ कैसे निकलता है, मेरी बात समझ रहे हैं, अर्थ का मतलब इसकी सेंस कैसे निकल कर आती है, इसके ऊपर ये लड़ाई टिकी हुई है। अर्थ कैसा है, अर्थ किस आधार पर निकल रहा है। अब आप कहोगे सर बार बार आप अर्थ कह रहे हैं, हमें भी थोड़ा समझा दो, काहे कह रहे हो गुरुदेव। तो मेरे बच्चे, जब अर्थ के बारे में बात करें, सेंस के बारे में, मीनिंग के बारे में बात करते हैं तो अर्थ सिर्फ और सिर्फ दो ही हिस्सों में बढ़ जाता है, एक जिसे कहते हैं डिपेंडेंट और एक जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट का मतलब हमें समझ में आ गया, ये अपने आप में मुक्त है ना, और डिपेंडेंट का मतलब हो गया आश्रित। ठीक है ना, अब बड़े आराम से समझना, धीरे धीरे चीजों को समझना, क्योंकि मेरा एक ही नियम है, अब की बार आखिरी बार, एक बार सीखो आखिरी बार सीखो। बार बार सीखने के लिए ना तो उम्र है और ना ही हमें जिंदगी मौके देती है। सिलेक्शन लेना, एक बार अच्छे से तैयारी करो, उसके बाद फिर जीवन में परेशानी नहीं आएगी। तो मेरे बच्चे, डिपेंडेंट हो गया आश्रित, किसको लेकर, अपने अर्थ को लेकर आश्रित हो गया। ठीक है ना, और इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया मुक्त, जो अपने अर्थ को लेकर पूरी तरीके से फ्री है, मुक्त है। अब आपके मन में आएगा सर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट बनाने के लिए भी तो किसी ना किसी चीज की जरूरत होगी। तो मेरे भाई, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो सारा का सारा खेला है ना वो किस चीज पर निर्भर करता है, कंजंक्शन पर निर्भर करता है। अब मजा आएगा मेरे भाई, कंजंक्शन के आधार पर एक सेकंड में इन तरह के क्वेश्चंस को आप तोड़ देंगे। अब मेरे बच्चे, हम पहले तो आपके साथ मिलकर समझेंगे कि क्लॉजेस कितनी तरह के होते हैं, फिर इस कंजंक्शन का खेला मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, क्लॉजेस कितनी तरह के होते हैं, तो सर क्लॉजेस अपने आप में तीन तरीके के होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं मेन क्लॉज, ठीक है मेरे भाई, एक जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है मेरे भाई, और एक जिसका नाम है मेरे भाई जिसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो तीन तरीके के क्लॉज हैं। ऑर्डिनेट का मतलब होता है बिंदु, ऑर्डिनेट का मतलब होता है बिंदु, को का मतलब साथ, और सर सब का मतलब अधीन, नीचे। ठीक है ना जी, तो देखो मेन क्लॉज की बात अगर हम करते हैं तो मेन क्लॉज अपने आप में एक ऐसा क्लॉज होता है, ठीक है ना, मेन क्लॉज अपने आप में बड़ा ही मजेदार होता है। इसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं होती, नो कंजंक्शन, इससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं होती। कोऑर्डिनेट क्लॉज की अगर हम बात करते हैं तो सर इसके साथ हमारे लिए एक कंजंक्शन इसके साथ लिखी हुई होती है, और अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करते हैं तो इससे पहले भी एक कंजंक्शन लिखी होती है। अब इधर फिर से हमारे विनोद बाबू परेशान हो गए, वो कहेंगे देख रहे हो विनोद, दो जगह पर कंजंक्शन लिख के हमको कंफ्यूज किया जा रहा है, लेकिन सचिव जी आपको सारी चीजें बताएंगे, निश्चिंत रहिएगा मेरे बच्चों। कंजंक्शंस के खेला को अब डिटेल में हम समझते हैं। अब मेरे बच्चों, इन्हीं पॉइंट्स को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। ये जो यहां हम लोगों ने मेन क्लॉज नाम दिया है ना मेरे भाई,
इसको समझने के लिए आप लोगों को एक प्यारी सी बात समझनी होगी। इसी को हम सिंपल सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं मेरे बच्चों। जो सिंपल सेंटेंस होता है ना, वो अपने आप में इतना सिंपल होता है कि इसके पास अपना एक सब्जेक्ट होता है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। और खूबसूरती की बात है, इसके पास एक ही अपनी वर्ब होती है, इसके पास एक ही अपनी वर्ब होती है। उसी वर्ब को आप फाइनाइट वर्ब भी कह सकते हैं, उसी को आप मेन वर्ब भी कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। और इसके पास अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, या फिर इसके पास वही ऑब्जेक्ट की जगह अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है मेरे भाई, ठीक है। जैसे उदाहरण की बात अगर हम करते हैं, तो मैंने आपके सामने कहा राहुल हैज सोल्ड हिज कार। तो मेरे भाई यहां क्या हो गया, राहुल सब्जेक्ट हो गया, एक ही वर्ब है, ये इसका अपना ऑब्जेक्ट है। फिर मैंने आपके सामने फिर से लिखा, मैंने कहा राहुल इज अ डॉक्टर। तो आप कहोगे सर अब बात अपनी बिल्कुल क्लियर हो गई, राहुल सब्जेक्ट है, ये एक लिंकिंग वर्ब है, और ये इसी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि राहुल की जानकारी दी जा रही है। राहुल क्या है, एक डॉक्टर है। तो ये अपने आप में सिंपल सेंटेंस है। अगर हम कहें तो ये दोनों के दोनों जो वाक्य हैं अपने अर्थ को लेकर इंडिपेंडेंट है, इन्हें किसी पर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। तो मेन क्लॉज के साथ किसी भी तरह का कोई कंजंक्शन भी हमें लिखा हुआ नजर नहीं आता। अब मेरे नन्हे बच्चों, दूसरी बात जो आती है, जिसे हम यहां पर किस नाम से जान रहे हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज कैसे काम करता है, अगर हम दो अलग अलग मेन क्लॉजेस को आपस में जोड़ दें, अगर हम दो मेन क्लॉजेस को आपस में जोड़ दें, तो जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, बोलो हाँ। अब कंजंक्शन के नाम पर कौन आएगा, नेचुरल सी बात है मेरे भाई, कंजंक्शन ही आएगा। यानी कि इस मेन क्लॉज से ठीक पहले अगर हम एक कंजंक्शन लिखने की कोशिश करते हैं मेरे भाई, तो ये अपने आप में क्या हो गया, आप कहेंगे सर ये अपने आप में बन जाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये अपने आप में क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो मेरे नन्हे भाइयों, यहां से लेकर यहां तक अब ये जो मेन क्लॉज है, इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है ना। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज तो हमने इसको कह दिया, आपके दिमाग में ये सवाल उठेगा कि आखिर ये कंजंक्शन कौन सी है। तो मेरे नन्हे भाइयों, यहां पर इस कंजंक्शन को भी हम ध्यान से अगर देखने की कोशिश करेंगे, तो ये कंजंक्शन बिल्कुल सीधी साफ सुथरी तरीके से पहचानी जा सकती है। और इस कंजंक्शन को याद रखने की बिल्कुल आराम से एक टेक्निक पर ध्यान दीजिएगा, इसे हम कहते हैं फैन बॉयज। इसे हम कहते हैं फैन बॉयज। आप इसे मजाक में भी याद रख सकते हैं, हे बॉयज वी आर फैन बॉयज। इंडिपेंडेंट लोग जब आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे से यही कहते हैं, हे बॉयज वी आर फैन बॉयज, इंडिपेंडेंट, ठीक है भाई। अब इन फैन बॉयज की एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। एफ का मतलब समझ आता है फॉर, ए का मतलब समझ आता है एंड, एन का मतलब समझ आता है नोर, बी का मतलब समझ आता है बट, ओ का समझ आता है और, वाई से निकल कर आया येट, और एस से निकल कर आता है सो। ये इनकी एक्सप्लेनेशन है। यानी कि आप लोगों को जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है उसको पहचानना बहुत आसान है। उसकी शुरुआत में इन्हीं में से कोई ना कोई एक शब्द हमें मेरे नन्हे भाइयों जुड़ा हुआ मिलता है, तो ये बहुत आसानी से हमें पहचान में आ जाता है भाई। उदाहरण के लिए अगर मैं आप लोगों को कहूं, मैंने कहा मोनू इज इन द क्लास, ये अपने आप में क्या हो गया, एक मेन क्लॉज है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पर मैंने लिखा राज इज इन द रूम। अब अगर इन दोनों अलग अलग सेंटेंसेस को हम ध्यान से देखने का काम करें, तो ये दोनों के दोनों जो अलग अलग सेंटेंसेस हैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को अगर ध्यान से देखेंगे, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है। सर मोनू क्लास में है और राज रूम में है, तो आप कहेंगे सर ये दोनों बातें एक दूसरे की बिल्कुल अलग हैं। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें या तो यहाँ पर कंजंक्शन एंड लगा देनी चाहिए, चाहे यहाँ पर हम बट लगा दें, तो अपन उस गहराई पर नहीं जाएंगे। अब आपसे अगर परीक्षा ये पूछती है कि इसके अंदर कौन सा सेंटेंस कोऑर्डिनेट क्लॉज की तरफ लेकर जा रहा है हमें, तो आप कहेंगे सर एंड से लेकर रूम तक, ठीक है मेरे भाई। अब अगर ये पूछा जाता है कि मेरे भाई जब मेन क्लॉजेस को हम किसी भी कोऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में कन्वर्ट करते हैं या फिर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ इसे जोड़ते हैं, तो इस तरीके का सेंटेंस किस नाम से जाना जाता है। ये तो सिंपल सेंटेंस था, तो इस तरीके का जो सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंसेस कहने की कोशिश करते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो कंपाउंड सेंटेंस को आप ऐसे भी समझ सकते हैं जिसमें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को हम फैन बॉयज से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब यहां से हमारी तीसरी बात आती है बच्चा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मान लीजिए हमारे सामने एक तो मेन क्लॉज है,
एक हमारे सामने मान लीजिए क्या है मेरे भाई, मेन क्लॉज है। आप लोग जानते हैं मेन क्लॉज अपने आप में एक ऐसा क्लॉज होता है जो अपने अर्थ को लेकर इंडिपेंडेंट होता है, जो अपने भाव को लेकर, मीनिंग को लेकर, सेंस को लेकर इंडिपेंडेंट होता है, उसे किसी पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई। और हमारे पास एक दूसरा वाक्य और होता है जिसका अर्थ केवल तभी समझ आ सकता है जब उससे पहले एक मेन क्लॉज बताया जाए, है ना मेरे भाई। यानी कि ये अपने आप में किस कैटेगरी में चला गया भाई, सर ये अपने आप में कैटेगरी में चला गया इसके ऊपर डिपेंडेंट होना। ठीक है ना। तो यानी कि इसकी अपने आप में कौन सी सेंस जनरेट होती है, डिपेंडेंट सेंस। यानी कि जब तक इसका अर्थ हम निकालेंगे उससे पहले ये नहीं होगा तो इसकी अर्थ भी अधूरी रह जाएगी। अब आप ये तो जानते ही हैं कि सर ऐसी सिचुएशन में इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हमें नेचुरल सी बात है सर कंजंक्शन की आवश्यकता है। अब मेरे भाई कंजंक्शन कौन सी होंगी जो इन दोनों को आपस में जोड़ दें, तो आप कहेंगे सर कंजंक्शन की जानकारी तो हमें रखनी ही पड़ेगी सर जी, है ना। तब कंजंक्शन से जब हम ऐसे डिपेंडेंट क्लोज को जोड़ते हैं तब जाके ये बनता है मेरे नन्हे भाइयों किस कैटेगरी का, इसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। ऑर्डिनेट का मतलब बिंदु होता है, पॉइंट होता है, और सब का मतलब क्या होता है, अधीन, अंडर, किसी के नीचे, है ना। तो ये वो पॉइंट है जो इसके नीचे काम करता है अर्थ को लेकर। इसी चीज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से जानते हैं। अब ऐसी लिखी हुई सिचुएशन में कौन से कंजंक्शंस हमारे यूज में आते हैं मेरे भाई, ऐसी सिचुएशन में जितने भी हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, जैसे मैंने कहा हु, मैंने कहा हुम, या फिर अगर मैं कहूं विच, या फिर कहें हम दैट। ठीक है मेरे भाइयों। वेयर, when, how, if, unless, in case, suppose, provided, ये जितने भी हमारे क्लॉजेस हैं मेरे नन्हे बच्चों, ये क्लॉजेस इन्हीं कंजंक्शन के साथ हमें शुरू होते दिखाई देते हैं। ठीक है ना। आप इस कैटेगरी में और भी बहुत सारे शब्दों का जिक्र लिख सकते हैं। मैंने कहा बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल। ठीक है मेरे भाई। तो किसी भी वाक्य के बीच में आपको ये फंसे हुए मिल जाए तो एकदम से आप इनको पहचान लीजिएगा, परेशानी की बात नहीं है। अब मेरे बच्चों आपके परीक्षा में इसी से जुड़ा हुआ, ठीक है ना, एक और पॉइंट पूछ लिया जाता है कि ये सेंटेंस किस तरह का है। जब किसी मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को आपस में हम जोड़ते हैं तो मेरे बच्चे ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जानते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जो जटिल होता है। अब जटिल होने का मतलब क्या हुआ, आप इसको अपनी जिंदगी में भी जोड़ सकते हैं। अधिकतर लोग कहते हैं ना, जब कोई दो लोग रिलेशन में हो तो वो कहते हैं सर हमारी जो रिलेशनशिप है ना वो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब अगर ये इंसान खुश है तो ये उदास हो जाता है, अगर ये खुश है तो ये उदास हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, खुशी और उदासी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाती है। एक के खुश होने से दूसरा खुश और एक के उदास होने से दूसरा उदास। समझ रहे हैं। बाकी आशिक मिजाजी लोग इस बात को जल्दी से समझ सकते हैं, बाकी बोलो तारा रारा। ठीक है भाई। तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का जो गेम है इस पर ध्यान रखिएगा। अब अगर मान लीजिए मेरे नन्हे बच्चों, मैं आपसे ये छोटी सी बात को ही यहां पर पूछ लेता हूं। मैंने कहा इफ शी कम्स हियर शी विल accompany me to the movie। अब मेरे बच्चों अगर आपसे कोई ये पेपर में पूछा जाए कि इसके अंदर कौन कौन से क्लॉजेस हैं, या अंडरलाइंड पार्ट से ही अगर पूछ लिया जाए कौन सा क्लॉज है, तो इफ के साथ लिखा हुआ है तो आप समझ ही गए इफ को देखते ही कि सर इसका अर्थ तब समझ आएगा अगर आप हिंदी में भी समझें। अगर वह यहां आती है तो इसका अधूरा अर्थ है, यानी कि ये अपने आप में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है मेरे भाई। ठीक है ना जी। ये अपने अर्थ को लेकर डिपेंडेंट है। इस पर यहां से लेकर यहां तक ये जो लिखा हुआ हमारे सामने है, ये सारी की सारी जो कहानी है मेरे भाई, ये क्या है मेरे बच्चे, मेन क्लॉज है। अब अगर यहीं से आपसे पूछा जाए कि ये किस तरह का सेंटेंस है, तो आप कहेंगे सर ये सेंटेंस अपने आप में कुछ और नहीं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। बोलो हाँ। ठीक है जी। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं मेरे बच्चों, बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, शिखा एंड पवन आर रीडिंग अ नॉवल। एक बार इसको ध्यान से पढ़कर देखिएगा किस तरह का सेंटेंस है। फिर मैंने आपको एक और वाक्य लिखा, शिखा इज रीडिंग अ नॉवल एंड पवन इज स्लीपिंग। ठीक है मेरे भाई। शिखा इज
रीडिंग अ नॉवल विच हैज बीन अ बेस्ट सेलर। अब मेरे बच्चों इन तीनों के तीनों सेंटेंसेस को बड़े ही प्यार से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। ये बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे सेंटेंसेस है जो आपको बहुत कुछ समझा देंगे। देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को जो लिखे हुए सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब है आपको उसको काउंट करना है, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले जो मेन वर्ब है उसकी काउंटिंग आपको चेक करनी है कितनी है। अगर हमारे सामने मेन वर्ब एक ही है तो आप कहेंगे सर वो सिंपल सेंटेंस परिवार से जुड़ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगर हमारे सामने एक से ज्यादा है तब हम उसको किस कैटेगरी में लेकर जाएंगे, या तो कंपाउंड सेंटेंस में लेकर जाएंगे या फिर हम उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लेकर जाएंगे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? तो ये हमारे मीनिंग पर डिपेंड करता है कि इसको हम किस कैटेगरी में लेकर जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। आओ मेरे बच्चों अब इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, शिखा एंड पवन, यहां हमारे सामने ये एक सब्जेक्ट है। यहां आर के साथ रीडिंग लिखी एक ही हमारे पास वर्ब है। वर्ब के कितने रूप हैं? सिर्फ एक ही है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है एक ही। ये इनका अपना ऑब्जेक्ट है। तो कायदे से आप इसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर ये अपने आप में सिंपल सेंटेंस है, ठीक है मेरे भाई। ये अपने आप में सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। शिखा इज रीडिंग अ नॉवल एंड कंजंक्शन फैन बॉय से जुड़ा है और यहां इसी के साथ लिखा है पवन इज स्लीपिंग। तो आप कहेंगे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने की कोशिश की गई है। तो ये हमारे सामने मेन क्लॉज है और मेरे बच्चों मेन क्लॉज को ही हम प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। यहां से लेकर यहां तक हमारे सामने ये हो गया कौन सा मेरे भाई? इसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। क्योंकि इंडिपेंडेंट एंड को हटाते दोनों सेंटेंसेस स्प्लिट हो जाएंगे। अब मेरे भाई यहां पर हम ध्यान से समझेंगे, शिखा इज रीडिंग अ नॉवल, तो इसी को आप मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज कह लीजिएगा, है ना मेरे भाई। विच के साथ जुड़ा ये हमारे सामने पूरा क्लॉज जो है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से जानेंगे। अब अगर मेरे बच्चों आपसे पूछा जाए कि सेंटेंस थर्ड किस तरह का सेंटेंस है, तो आप इसको सिंपल कहेंगे सर ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 2 अपने आप में क्या हो गया? आप कहेंगे सर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने वाला कुछ और नहीं कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। बिल्कुल आसान हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब आप लोगों से यहां से एक कदम आगे सवाल पूछा गया कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर हम एक चीज तो जानते ही हैं कि जिससे पहले कंजंक्शन जुड़ गया वो पूरा का पूरा लिखा हुआ जो क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मेरे बच्चों ये तो हम समझ ही गए हैं अच्छे से, बोलो हाँ, ठीक है ना। अब ये जो सी लिखा है मैंने यहाँ, ये कंजंक्शन को बताता है ना। अब ये जो हमारे सामने लिखा हुआ कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन की वजह से सबऑर्डिनेट क्लॉज किस टाइप का बन जाता है, ठीक है ना। इसके अपने क्या काइंड्स हैं? तो मेरे बच्चे इसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। अगर ये पूरा का पूरा क्लॉज नाउन का काम कर दे तो नाउन क्लॉज हो गया। अगर ये पूरा का पूरा क्लॉज एडजेक्टिव का काम कर दे तो आप इसे एडजेक्टिव क्लॉज के नाम से जान जाएंगे। और अगर ये पूरा का पूरा एडवर्ब का काम कर जाए तो ये एडवर्ब क्लॉज बन जाएगा। तीनों बातों को समझने के लिए हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं। मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, मैंने कहा आई नो दैट ही इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है मेरे बच्चे। फिर मैंने आपके सामने कहा आई नो राहुल हु इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है मेरे भाई। और फिर मैंने आपके सामने लिखा आई कैन गो वेयर आई वॉन्ट टू। अब मेरे भाई इन तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखना। अब मेरे बच्चों इन तीनों के तीनों सेंटेंसेस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए आई नो, मैं जानता हूं, मैंने यहां पर इस लिखी हुई शब्द को देखा, सब्जेक्ट मिला। ये हमारे सामने एक ट्रांजिटिव वर्ब है। मैं क्या जानता हूं, व्हाट का आंसर देने वाला ये वाक्य हमारे सामने पूरा का पूरा क्लॉज का ही जवाब बन गया। बोलो हाँ सर, मैं क्या जानता हूं, क्या का आंसर है कि वह एक अच्छा स्टूडेंट है। मेरी बात समझ रहे मेरे भाई। अब अगर इस व्हाट की बात को हम समझने की कोशिश करें तो मेरे बच्चों आप लोगों ने मेरे नाउन वाली क्लास में ये चीज अच्छे से समझा है कि नाउन को पहचानने के लिए हम व्हाट, हु, हुम का प्रयोग करते हैं। अगर हमारे सामने कोई इस तरीके का सबऑर्डिनेट क्लॉज, अगर हमारी तरफ से लिखे हुए वाक्य की पहचान में कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हमें आंसर
देने का काम करे, किस चीज का मेरे बच्चे, व्हाट का, या फिर हम इसको रिप्लेस अगर करने की कोशिश करते हैं समथिंग से और इसका जवाब अगर हमें मिलता है तो मेरे बच्चा ऐसा लिखा हुआ जो क्लॉज है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन क्लॉज बनता है। सर मैं क्या जानता हूं कि वह एक अच्छा स्टूडेंट है, आई नो समथिंग, आप किसी भी नाउन क्लॉज को समथिंग से भी रिप्लेस कर सकते हैं, नाउन क्लॉज की पहचान आसान हो गई। अब मेरे नन्हे बच्चों यहां लिखा है हमारे सामने क्या भाई, यहां लिखा है मैं जानता हूं राहुल को। सर ये सब्जेक्ट है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इस ट्रांजिटिव वर्ब का ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है। अब अगर मैं आपसे नन्हे बच्चों ये पूछूं कि राहुल की क्या विशेषता है, तो आप कहेंगे राहुल की विशेषता है जो कि एक अच्छा स्टूडेंट है। यानी कि किसकी विशेषता बता रहा है, राहुल। राहुल अपने आप में क्या है, नाउन। नाउन की विशेषता बताने वाला ये पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज किस कैटेगरी में चला गया, आपके लिए बहुत आसान हो गया। आप कहोगे सर अगर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ये सारा का सारा कुछ और नहीं एडजेक्टिव क्लॉज है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। राहुल के लिए ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज अपने आप में एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विशेषता बता रहा है इस राहुल के बारे में, ठीक है भाई, ठीक है जी। अगला सवाल है आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। भाई कहां जा सकता हूं, आप कहेंगे सर वेयर आई वांट टू गो, जहां मैं जाऊं, मेरी मर्जी भाई, है ना। तो आई हमारा सब्जेक्ट है, कैन गो अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब सर मैं कहां जाना चाहता हूं, इस कहां का आंसर देने के लिए हमारे पास ये जवाब दे रहा है, ठीक है। आप वेयर की जगह चाहे वेयर एवर लगा लो, ठीक है ना जी। तो उस चक्कर में अपन नहीं पढ़ते, आई कैन गो वेयर आई वांट टू। यहां इस वेयर का आंसर देने के लिए पूरा का पूरा जो वाक्य है ये हमें जो जवाब दे रहा है, सर वेयर से शुरू हो रही बात इस इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए ये यूज हुआ है, तो ये अपने आप में एडवर्ब क्लॉज है। तो मेरे बच्चों अब एसएससी ने इस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछने शुरू किए हैं और इस तरीके के सवालों की अगर हम बात करें, अब इसी बेसिस पर आप लोगों से मेरे बच्चों ये किस तरीके के सेंटेंसेस है वो भी पूछे जा सकते हैं, तो अब आप इन चीजों को आसानी से पहचान सकते हो। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात आप लोगों को और बतानी है। देखिए यूं तो आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, मैं जानता हूं, और आप अपनी किताबों से पढ़ भी रहे हैं, आपके पास अपनी इंग्लिश एक्यूमेन भी है। आप अगर अपनी इस इंग्लिश एक्यूमेन को थोड़ा सा ध्यान से कर देखेंगे तो इसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, ठीक है, चैप्टर नंबर 28। ये बुक जब मैंने लॉन्च की थी ना मेरे भाई, तब उस समय बहुत सारे टीचर्स ये कहते थे इसमें बहुत इररिलेवेंट टॉपिक दिए गए हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो पेपर में पूछे ही नहीं जाते। अब जिन बच्चों के पास पहले से ही ये बुक है उन्होंने फ्रेजेस के, सामान्यतः फ्रेजेस 3 ही तरीके के से बताए जाते हैं और उन 3 ही तरीके के आसपास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन हमारी इस बुक में हमने आप लोगों के लिए हर तरह के फ्रेज की डिटेल्ड आप लोगों को प्रैक्टिस और कंटेंट दिया है और जिसका फायदा भी आप लोगों को अब जरूर मिला होगा, ठीक है मेरे बच्चों। इसके अलावा आप लोगों को क्लॉजेस के बेसिस पर भी क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, हम ये जो कंटेंट आपको करा रहे हैं ये अपनी क्लास के बेसिक्स में आराम से डिटेल से भी पढ़ाते हैं, तो बेनिफिट मिलता है। कई बार बच्चा जजमेंटल ये हो जाता है, अरे यार पेपर में ये चीज तो पूछी नहीं जाती, क्यों ही परेशान हूं। मेरे भाई जब तैयारी करो ना, अपने दिमाग में एक चीज हमेशा बैठा कर चलना, अब की बार आखिरी बार सिलेक्शन के लिए तैयार। अगर ये सोच के चलोगे ना तो कभी कोई कमी नहीं रहेगी और आप अपना सिलेक्शन ले जाओगे। अब मेरे बच्चों इसी बुक की मैं आप लोगों को पीडीएफ भी दिखा देता हूं, उस पीडीएफ के बेसिस पर भी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है बच्चों। अब ये वाला है चैप्टर 28 जो फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के बेसिस पर है। मेरे बच्चों ये फ्रेजेस की पूरी जानकारी आप लोगों को दी गई है। 8 प्रकार के फ्रेजेस होते हैं, हर एक चीज को बाइलिंगुअल आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा। आप इसको बिल्कुल निश्चिंत होकर खुद से भी पढ़कर समझ सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर उसके बाद क्लॉजेस की भी आप लोगों को जानकारी दी गई है। नाउन क्लॉज किसे कहते हैं सर, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड ऑल, जो मैंने आपको समझाया उसको बहुत खूबसूरत भाषा में यहाँ पर लिख कर दिया गया है। और ये आप लोगों को एक्सरसाइज भी दी हुई है मेरे बच्चों। इन एक्सरसाइज को आप क्लास खत्म होने के बाद बनाकर भी देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ एक सेंटेंस लिखा, इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन्स वी रीच्ड ऑन टाइम। आपसे पूछा है मेरे बच्चा कि जो अंडरलाइंड हिस्सा वो फ्रेज है या क्लॉज है। अब आप कहोगे सर जिसके अंदर मेन वर्ब नहीं है वो हमारे सामने फ्रेज होगा। इन स्पाइट ऑफ एक प्रेपोजिशन है, आगे लिखा द हैवी रेन्स, तो आप क्या कहेंगे, भारी बारिश। रेन्स अपने आप में नाउन हो गया, यहां कोई मेन वर्ब नहीं है तो ये अपने आप में क्या हो गया, फ्रेज हो गया। अगर फ्रेज है तो ये अपना आंसर भी यहां से वेरीफाई
क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये आप लोगों का खुद से पढ़ने वाला होमवर्क है। इंग्लिश एक्यूमेन में बहुत प्यार से आपके लिए मेहनत की हुई है। इसी में जब एक्सरसाइज नंबर 2 पर आते हैं तो आप लोगों को एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज कैटेगरी में भी पहचानने के लिए आपको सवाल दिए गए हैं। ठीक है जी, जैसे यहां सवाल लिखा है द टीचर नीड्स टू नो व्हाट दे शुड डू। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, द टीचर नीड्स टू नो, सर द टीचर नीड्स टू नो, हमारे सामने ये जो लिखा है ये तो मेन क्लॉज हो गया है कि नहीं। आगे क्या लिखा है, व्हाट दे शुड डू। ठीक है, अब ये अपने आप में क्या हो गया, सर उन्हें क्या जानना है, दैट व्हाट दे शुड डू। तो ये अपने आप में क्या का जवाब दे रहा है, तो अपने आप में नाउन क्लॉज हो गया। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को इसको पढ़ना चाहिए मेरे भाई। अगर आप इस चीज को पढ़कर जाते हैं तो समझिएगा एसएससी जिन चीजों पर आपको कंफ्यूज कर रही है उस पर आप बहुत अच्छे से दुरुस्त हो जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो मेरे बच्चों अब मैं आप लोगों को देता हूं एक सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। रिसेंट एसएससी एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, इनको आपको खुद से एक बार ट्राई करना है। मैं इसकी आंसर की भी आप लोगों को शो कर दूंगा और इसकी पूरी प्रॉपर पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसको आप मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है मेरे भाई, तो एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है। स्क्रीन को फ्रीज करके इसको ध्यान से पढ़ना मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, इसको ध्यान से पढ़ना है मेरे भाई। इस लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं मेरे भाई, और इसके बेसिस पर इस तरीके का क्वेश्चन हमारे सामने आया है। अब मेरा बच्चा देखो क्वेश्चन क्या है हमसे पूछा गया, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है जिसमें एक हाईलाइट किया गया है हिस्सा, टर्निंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स लाइक जीपीटी। अब ये किस तरीके का फ्रेज है आप लोगों को बताना है। पहले आपको खुद से इसमें दिमाग लगाना है। कोई भी ऐसा फ्रेज जो नाउन को क्वालिफाई करे वो अपने आप में एडजेक्टिव फ्रेज बनता है। अगर कोई भी ऐसा फ्रेज, शब्दों का ग्रुप ऐसा हमें देखने को मिलता है जो किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा हो या वर्ब को क्वालिफाई कर रहा हो, तो उसे हम किस कैटेगरी में, एडवर्ब कैटेगरी में लेके चले जाते हैं। और जो नाउन के बारे में बताया वो नाउन फ्रेज है। आपको खुद से ट्राई करना है, कमेंट्स में मुझे अपनी फीडबैक भी दीजिएगा। ये तो आपके सामने सिंपल क्वेश्चन है, सोलेस का इस पैसेज में सिनोनिम क्या है। ठीक है भाई, यहां आपके सामने फिर से पूछा गया है रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना, जो हमारे सामने पैसेज के अकॉर्डिंग आप जाएंगे ना, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर ट्रू, आपको बताना है, और ये चॉइसेस हैं। अब ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना मेरे भाई, ये आप लोगों को एनडीए, सीडीएस और खासकर यूपीएससी के एग्जाम्स में मिलते हैं, यानी कि अब एसएससी उस लेवल पर जा रहा है। तो देखो, जो बच्चे शुरुआत से एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं उनकी बल्ले बल्ले हो गई। क्यों? क्योंकि वो सीजीएल में अब अपना हाथ आजमाएंगे ना, तो वो एक ही बार में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और जो एसएससी बच्चे हैं वो भाई ये सोचते रहते हैं कि हमें क्या जरूरत है एनडीए सीडीएस की तैयारी करने के लिए, अब उनकी लंका लगने वाली है भाई। तो ध्यान से समझ के चलना, इंग्लिश को तैयार करना है, अब की बार आखिरी बार सिलेक्शन के लिए तैयार। ठीक है भाई, आओ भाई एक और क्वेश्चन आ गया बेटे बच्चा, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा, जिसमें कंपाउंड भी होगा कॉम्प्लेक्स भी होगा। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मैंने आपके सामने कहा राहुल हैज कम बट प्रिया इज लेट, which irritates others। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखना, एक ही सेंटेंस के अंदर सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है। देखो मैं आपको समझा देता हूं, फिर आपको अपना आंसर बनाना है। राहुल हैज कम, ये अपने आप में एक मेन क्लॉज है, तो आप कहेंगे सर ये अपने आप में मेन क्लॉज हो गया। सर फैन बॉयज से निकल कर आया है, ये कंजंक्शन, बोलो हाँ, आप कहेंगे ठीक है सर। प्रिया इज लेट, प्रिया लेट है, तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, आप कहेंगे सर ये भी अपने आप में मेन क्लॉज ही है। तो दो मेन क्लॉज को दिखा हुआ हमने जोड़ा, तो बेटा ये तो अपने आप में क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई क्योंकि प्रिया देरी से है, क्योंकि प्रिया देरी से है, वो लेट है, इसी की वजह से क्या हो गया, इसी की वजह से दूसरे लोग इरिटेट हो गए। आप कहेंगे सर ये अपने आप में सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया हमारे सामने, है ना भाई। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की वजह से ये क्या हो गया, आप कहेंगे कंपाउंड तो यहीं तक था सर, यहां आते आते ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स हो गया, तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे सामने तैयार हो गया। तो आपको इस लिखे हुए सेंटेंस में खुद से दिमाग लगाना है और इन 4 चॉइसेस में आंसर मार्क करना है। एक बात मैं आपको कहता हूं मेरे बच्चे, जब भी आपको होमवर्क दिया जाए ना, तो समझ लो ये आप लोगों की वो परीक्षा है जो आपको हकीकत वाली परीक्षा में बहुत मदद करने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ ये सोचते हैं कि सर आप आंसर बता दिया करो ना, हमसे क्यों मेहनत करवाते हो। याद रखना मेरे भाई,
30 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा है, लेकिन मेरे भाई सिलेक्शन कितनों का होता है? मात्र 14,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। बाकी बच्चे क्यों सेलेक्ट नहीं हो पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका आलस, कभी कहीं ना कहीं उनके मन में डिपेंडेंसी ही उनको ले डूबती है। कोई क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया जाए, जान लड़ा दो, पूछो अपने दोस्तों से, लाइब्रेरी में हड़कंप मचाओ, कहीं किसी भी टीचर से पूछो, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाओ। आखिर में मैं तो आप लोगों के साथ हूं ही, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पर मैंने ये कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, आपको बताना है। फिर एक और सवाल आपसे पूछा गया, ये किस तरीके का फ्रेज है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को आज होमवर्क दिया है। हालांकि इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दिखा देता हूं, हर तरह की एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने है मेरे बच्चे, ठीक है जी। मेरी कोशिश होती है हमेशा आप लोगों के लिए मेहनत करना, ताकि आप अपनी सफलता में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिक्र मेरा भी लें, अच्छा लगता है, ठीक है मेरे बच्चों। तो आज के लिए अपन इतनी ही बात रखते हैं, मुलाकात करेंगे एक अगले सेशन में, जिसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस को एट लेंथ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। सेशन पसंद आया हो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, क्योंकि सभी के पास एक अच्छा कंटेंट जाना उन सभी का अधिकार है और आपका फर्ज भी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।